सो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको वापस लेके चलेंगे आज से 4.5 साल पहले, जब हमने अपना एपिसोड नंबर 338 बनाया था। 338, तकरीबन 4.5 साल पहले। उस एपिसोड में हमने आपको पोतिया भाई का किस्सा सुनाया था, कैसे सांता क्रूज में उसका एनकाउंटर हुआ, जो मुंबई के अंडरवर्ल्ड का दूसरा एनकाउंटर था। पहला एनकाउंटर था, आप सबको मालूम है, मनिया सुरवे का। और जो पोतिया भाई, उसी का एक ज़माने में दोस्त भी था और बाद में उसका जानी दुश्मन भी बना। 2 सालों में 2 दोस्त रहे, बाद में दुश्मन बने। उनके एनकाउंटर ही क्यों हुए? मनिया सुरवे के एनकाउंटर पे बहुत कुछ बोला गया, फिल्में बनी, किताबें लिखी गई, आर्टिकल छपे, लेकिन पोतिया भाई के ऊपर ना तो कोई फिल्म बनी, ना कोई किताब लिखी गई। लेकिन उसका किरदार भी उस जमाने के अंडरवर्ल्ड में एक जैसा ही था। 81 में दाऊद के भाई का कत्ल होता है। उसमें मनिया सुरवे का नाम कुछ लोगों ने लिया, हालांकि वहाँ मौजूद नहीं था। 82 में उसका एनकाउंटर हो जाता है और 83 में पोतिया भाई का एनकाउंटर होता है। दोस्तों, कुछ समय पहले ये एपिसोड आज का बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? मेरे मुंबई के पुराने पत्रकार दोस्त हैं, हम उम्र हैं, मेरी उम्र के हैं वो भी। पत्रकारिता में थोड़े सीनियर से, मैंने पत्रकारिता लेट ज्वाइन की। वो ब्लेट्स में काफ़ी समय काम किया और हमारी पत्रकारों की जो ट्रेड यूनियन थी, उनमें भी काफ़ी सरगर्म थे। हम दोनों साथ में काम भी किया है पत्रकार यूनियन में। मैंगलोर में जो ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुई थी देश भर के पत्रकारों की, वहाँ पे मुंबई को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं और ये मेरे दोस्त, जिनका नाम है सुशील सिलवानो, हम दोनों साथ में गए थे। हैदराबाद में, मैंगलोर में, 2 जगह पे गए। तो पुरानी मित्रता, हमारी दोस्ती है, बहुत एक्टिव रहे हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है, द रोज, ROS। वो ट्रेड यूनियन में बहुत एक्टिव थे, तो मुंबई के तकरीबन सारे ट्रेड यूनियनिस्ट, बड़े बड़े नेता, लीडर, वो उनको अच्छी तरह जानते हैं। उनमें से एक था गुलाब जोशी, जिनके साथ इनकी बहुत शांत थी। 2 दिन पहले उनका फ़ोन आया तो ये सब बातें बताई। उन्होंने अपनी किताब का कवर भी मुझे भेजा और उस बात में पोतिया का जिक्र निकला। उन्होंने कहा कि गुलाब जोशी पोतिया से बहुत परेशान था, जिसको लेके वो पोतिया को ख़त्म करना चाहता था। तो उस समय के मुख्यमंत्री थे विधान दादा पाटिल, जिनके साथ गुलाब जोशी की नहीं बनती थी, हालांकि वो भी कांग्रेस का लीडर था। तो उस समय मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम थे शिवाजी राव देशमुख। उस समय जूनियर लीडर थे, बाद में तो बहुत सीनियर हो गए। विधान परिषद के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन रहे बहुत साल। 2017 में उनका निधन हुआ और बहुत एक्टिव रहे हैं पॉलिटिक्स में। तो गुलाब जोशी एक मीटिंग करते हैं, मुलाकात करते हैं शिवाजी राव देशमुख के साथ, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम, कि जो लड़का बहुत हदें बात कर रहा है, लोगों को मार रहा है, हफ्ता वसूली कर रहा है, जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। अगर मेरे जैसे लीडर को ऐसे क्रिमिनल से जान का खतरा हो सकता है, तो आप होम मिनिस्टर किस काम के? बहुत गर्म जोशी से बात करते थे गुलाब जोशी। मैं भी बहुत बार मिला हूँ उनको, बहुत गर्म ख्याल के थे और गाली गलौच भी कर लिया करते थे। अकड़ उनमें भी कम नहीं थी। लेकिन उस जमाने का दौर ऐसा था कि ट्रेड यूनियन में होने के लिए आपको थोड़ी बहुत बदमाशी करनी पड़ती थी, आज भी करनी पड़ती। तो शिवाजी ने उनकी बात सुनी, लगा कि शांति का माहौल रहना चाहिए, किसी बदमाश की इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि हमारे कांग्रेस के नेता को जान से मारने की धमकी दे। तो उस समय पुलिस कमिश्नर थे जूलियर रोबेरो, JF रोबेरो। उनको फ़ोन किया कि मुझे यह आदमी 15 दिन में इसका
एनकाउंटर करो, इसको सख्त से सजा दो, ये बहुत आगे बढ़ रहा है। तो रोमेरो ने बोला कि इसमें जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है, मुझे इस पर गौर करने दो, तो देखते हैं क्या किया जाना चाहिए। लेकिन कहा जाता है सुशील सिलवानो के मुताबिक के शिवाजी राव देशमुख का बहुत प्रेशर था पुलिस के ऊपर इस लड़के को टैकल करने के लिए। और उसके बाद उस समय जोन 6 के डीसीपी थे श्रीधर बगल, उनको रोमेरो ने कहा कि इसको देखो कैसे ठीक किया जा सकता। ये कहानी सुशील सिलवानो मेरे पुराने मित्र ने मुझे सुनाई। इसका जिक्र उन्होंने अपनी नावल में भी लिखा है, जो रोज नाम से उनका छप गया है, जो छप रहा। तो मैंने सोचा कि पुराना एपिसोड हमने बनाया था, उसमें ये बातें नहीं थी, तो आपके साथ वो उसमें कुछ और भी गलतियां रह गई थी, सब ठीक करके हमने ये नया एपिसोड आप लेके आपके पास आए हैं। इस पूरी बात को लेकर हम कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे। इनमें जो 2 ऑफिसर थे, तीनों ऑफिसर जो पुलिस ऑफिसर थे, उनकी तस्वीरें भी हैं। एक का शमशेर पठान है, दूसरे मिस्टर डोबले हैं, मिस्टर डोबले, और तीसरे संकट, इंस्पेक्टर संकट। बहुत बढ़िया मित्र से आदमी हैं, थोड़ा बीमार चल रहे हैं। तो इन तीनों की तस्वीरें हैं, साथ में मनिया सुरवे के घर की एक तस्वीर है, और साथ में सुशील सिलवानो और एसीपी रिटायर्ड बसंत डोबले। अब ये वो मुंबई गए थे, तो डोबले साहब को मिल के आए, उनकी भी तस्वीर मैं छाप रहा हूँ, और उनका नावल जो आ रहा है रोज़, उसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहा हूँ। तो ये सब तस्वीरें हैं। साथ में पोतिया भाई की तस्वीरें दो, जो पहले हमारे पास नहीं थी, बाद में मिली, वो भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और साथ में जूलियो रोमेरो की तस्वीर है। ये सब आगे वाले पार्ट में आप, जो हमारी रिकॉर्डिंग हुई है हमारे सहयोगी संदेश के साथ मुंबई में, जिसने एक बार फिर बहुत मेहनत करके जो पूरी डिटेल निकाली है, कहाँ पे पोतिया का जन्म हुआ, कहाँ पे पड़ा, वो सब बातें आप अंदर की बातें सुनिए, और कैसे ये आदमी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा अपराधी बन गया, जिसका 1983 में एनकाउंटर करना पड़ा, या पॉलिटिकल किलिंग इसको आप कह सकते हो, जैसा संदेश ने कहा। ये पॉलिटिकल मर्डर भी हो सकता है, किया भले पुलिस वालों ने, पर करवाने वाले तो मंत्री महोदय थे। अब इसका फैसला आप कीजिए। ऐसे बहुत से एनकाउंटर मुंबई पुलिस ने किए हैं, जिनके पीछे हुकूमत की, सरकार की पॉलिटिकल मंशा हुआ करती थी। पुलिस वालों को तो सिर्फ खिलौना बनाया गया, आगे लगाया गया। शायद कोई पुलिस वाला ये सब होने के बाद सच बोले और पूरी हकीकत सामने आए। अब सुनिए, चलते हैं मुंबई संदेश के पास, और पूरी कहानी आप सुनिए। आपने जो पुराना एपिसोड बनाया था पोतिया भाई के ऊपर, जी, सुहास भाटकर पोते। हाँ, जो मुंबई का दूसरा एनकाउंटर था मनिया सुरवे के बाद, जी और बात कुछ ऐसी है कि ये दोनों एक जमाने में दोस्त से, बाद में दोनों की दुश्मनी बढ़ जाती है। जी जी पहले मनिया का 81 में हो जाता है एनकाउंटर, और फिर दूसरा 82 में मेरा ख्याल मनिया का हुआ ना। जनवरी 82 में। हाँ, 82 में, 81 में साबिर का मर्डर हुआ, 82 में इसका एनकाउंटर, और 83 में पोतिया भाई का एनकाउंटर हो जाता है। जी जी तो कुछ नई जानकारी निकल के आई, आप बता रहे तो जरा बताएंगे क्या क्या था जो हमारे पहले एपिसोड में नहीं, सब क्या नई बात निकल के आई है? जी जी बात दरअसल ऐसी हुई ना सर, ये सुहास भाटकर पोते जो है, हाँ, ये प्रभा देवी में पैदा हुआ था। ओके। प्रभा देवी इलाके में, और प्रभा देवी इलाके में वहाँ की जो छोटी छोटी बस्तियां है ना, हाँ जी। उनको वाड़ी कहते हैं। हाँ, तो वहाँ पे एक डिसिल्वा वाड़ी करके इलाका था। ओके। उस इलाके में एक बिल्डिंग थी, जिसके ग्राउंड फ्लोर के रूम में इसका घर हुआ करता था, ओके। सुहास भाटकर पोते का। अभी वहां पैदा होने के बाद ना सर, थोड़े दिनों के बाद दादर में एक बड़ा पुराना और रेप्यूटेड स्कूल है, शारदाश्रम विद्या मंदिर, जहाँ से सचिन तेंदुलकर पढ़ा है। जी जी बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो
ये सुहास भाटकर पोते के घर वालों ने उसी स्कूल में इसका एडमिशन करवाया था, पोते का। ओके। और दूसरी बात क्या है ना सर, ये सुहास भाटकर पोते जो है, उसकी एक आदत थी बचपन में, जब उसको कभी ठंड लगती थी ना, हाँ तो वो जो जूट बैग आता है जिसको गनी बैग बोलते हैं, हाँ हाँ। उसको मराठी में गोनी या पोता कह देते, ओके। तो उसके अंदर ये सोता था, उसको आदत पड़ गई थी, हाँ हाँ। तो इसी वजह से इसका नाम पोत्या पड़ा था ओके। बचपन से ही। अच्छा, दूसरी बात क्या है सर, थोड़ा यंग एज का हो जाने के बाद ना इसने स्कूल आधे में ही छोड़ दिया था, ओके। और बाद में इसका ज्यादातर टाइम जो कीर्ति कॉलेज है ना दादर का, हाँ जी। वहां पे आवारागर्दी करने में अपना टाइम वहां गुजारता था, और ये भी तो कीर्ति कॉलेज का पढ़ा हुआ था। मन्या सुरवे। हाँ। हाँ, हालांकि सर दोनों एक ही इलाके के रहने वाले हैं, मन्या सुरवे और सुहास भाटकर पोत्या। अच्छा, इनके घर भी नजदीक ही हैं। घर भी नजदीकी है, पोते का घर था डिसिलवा वाड़ी में, प्रभा देवी, हाँ। और वहीं से थोड़ी दूरी पर एक छपरा बिल्डिंग है, ओके। बहुत पुरानी बिल्डिंग है वो, वहां पे मन्या सुरवे बचपन से रहा करता था। वो छपरा बिल्डिंग आज भी है, उसकी फोटो हमारे पास आई हुई है। ओके। हाँ, तो वो पोते स्कूल आधा छोड़ने के बाद ना वो कीर्ति कॉलेज के इलाके में आवारागर्दी करता रहता था, ओके। तो वहां से उसकी संगत बिगड़ गई। ओके। और जब वहाँ, और मन्या सुरवे को ये बचपन से जानता था, थोड़ी बहुत दोस्ती भी थी इनकी। ओके। हाँ, तो बाद में ऐसा हुआ सर, इसका सुहास भाटकर पोते की संगति बिगड़ने के बाद ना, हाँ। ये वहां पे जो लोग उस टाइम मटके के अड्डे, जुए के अड्डे, शराब के ठेके बड़े जोरों पे चलते थे, हाँ हाँ। तो इन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर वो मटके के अड्डे लूटना, शराब के ठेके लूटना, ऐसी छोटी मोटी गतिविधि शुरू कर दी थी। ओके। और वहाँ का एक किस्सा हमारे जानकारी में आया है सर, कि वो जो इलाका है ना, प्रभा देवी का, वहाँ पे एक दूसरी वाड़ी थी जिसका नाम था यादव पाटिल वाड़ी। ओके। तो वो यादव पाटिल वाड़ी में किसी वही के रहने वाले एक आदमी की शादी का फंक्शन था, ओके। तो उस शादी के फंक्शन में वहाँ के सारे लोकल लोग गए हुए थे। हाँ। तो उसी फंक्शन में वो सुहास भाटकर पोते भी अपने कुछ गैंग मेंबर कह लो या दोस्तों के साथ गया हुआ था। हाँ, वो कुछ नाम भेजे थे आपने, मैंने उसके गैंग मेंबर्स के दोस्त। जी जी, उस गैंग मेंबर में ना सर देखिए, एक जॉन मेंडोंसा था, हाँ दूसरा था साहिबा तलेकर, हाँ तीसरा था अपना ये शैलेश पेडनेकर। हाँ। हाँ, ऐसे वो गैंग मेंबर्स थे इसके साथ में। हाँ, वो जो डिसिल्वा बाड़ी है ना, उसमें काफी क्रिश्चियन भी रहते थे। शायद जॉन जो है मेंडोंसा शायद तो उसी इलाके का रहने वाला होगा। हाँ, एक आध दो चर्च भी थे छोटे मोटे इलाके में, हाँ हाँ तो क्रिश्चियन कम्युनिटी पॉपुलेशन था वहाँ पे। हाँ। तो ऐसे वो लोग वो पोते के साथ वहाँ के एक आदमी के शादी में गए हुए थे। ओके। और ये पोते की जो एक्टिविटीज है ना, मटके का अड्डा लूटना, जुए का अड्डा लूटना, हाँ। उसके बारे में उस इलाके में चर्चा होना शुरू हो गया था। अच्छा। तो उसी शादी के फंक्शन में वही का एक छोटा मोटा लोकल क्रिमिनल था, वो शराब के नशे में पहुंच गया था। ओके। तो उसने वहां तमाशा करना शुरू कर दिया कि मतलब पोते कोई बड़ा क्रिमिनल नहीं है, और उसने पोते को गालियां वालियां निकाली पब्लिक के बीच में। ओके। तो पोते के साथ इसके जो दोस्त थे ना, जिनके अभी हमने नाम बताए, हाँ उन्होंने उसको मारने पीटने की कोशिश की थी। हाँ। तो पोते ने अपने दोस्तों को वहां पे रोक लिया, ओके। और थोड़े टाइम के बाद जैसे जैसे वो शादी का फंक्शन खत्म होने लगा ना, हाँ तो पोते ने उस लड़के से जाकर पूछा कि क्या तुमने पोते को कभी देखा है। हाँ। तो उस लड़के ने कहा कि नहीं, मैंने तो नहीं देखा, और उस लड़के ने पोते को और गालियां निकाली। ओके। उसके बाद क्या हुआ सर, वो सुहास भाटकर पोते के पास ना गुप्ती रहती थी, हाँ। वो हथियार जो छड़ी के अंदर छिपाया हुआ रहता है, ओके। वो गुप्ती निकाल के वो पोते ने उस लड़के के थाइस पर वार कर दिया। ओके। तो उस इलाके में उस टाइम पे इनका ये तरीका था अपनी दहशत फैलाने का। हाँ। आगे चलकर बात क्या हुई सर, ये सुहास भाटकर पोत्या और मन्या सुरवे का वहाँ के जो लोकल दारू का धंधा करने वाले, मटके का अड्डा चलाने वाले लोग थे ना, हाँ उनसे जो हफ्ता वसूली की जाती थी, हाँ। उस हफ्ता वसूली को लेकर ये मन्या सुरवे और पोते में झगड़ा चालू हो गया। ओके। बाद में मन्या सुरवे और उसका भाई भार्गव सुरवे जो था, वो दांडेकर नाम के एक आदमी को मारने के केस में जेल चले गए थे। हाँ इंस्पेक्टर दाभोलकर ने वो केस हैंडल किया था। हाँ। तो बाद में क्या हुआ, उस मर्डर केस के सिलसिले में मन्या सुरवे को येरवाड़ा जेल में रखा गया था। हाँ। तो शायद वहां पे सुहास भाटकर पोते भी था, या फिर पोते का कोई गैंग मेंबर था। नहीं, ये था, खुद ही था वहां पे। हाँ। हाँ, तो उस येरवाड़ा जेल के अंदर ना वो सुहास भाटकर पोत्या और मन्या सुरवे का झगड़ा एक बार फिर से बढ़ गया।
ओके। एक दो बार कहते हाथोपाई भी हुई और झगड़े जेल के अंदर बढ़ने लगे, हाँ जिसके चलते बाद में वो जेल अथॉरिटी ने मने सुरे को रत्नागिरी जेल ट्रांसफर कर दिया येरवड़ा से। हाँ। वहीं से वो भाग निकला था, वो बॉम्बे आया था जेल ब्रेक करके रत्नागिरी से। ठीक है। तो ऐसी वो मने सुरवे और पोते की दुश्मनी हुई थी। ओके। हाँ, और जब मने सुरवे के साथ इसकी दुश्मनी हुई तो इसका नाम और भी बढ़ गया पब्लिक में कि ये मने सुरवे का बहुत बड़ा जानी दुश्मन है करके। ओके। ऐसी बातें हो गई थी। बाद में एक किस्सा ऐसा हो गया सर, माहिम के अंदर ही हाँ इंस्पेक्टर इसाक बागवान जो थे ना, हाँ। हाँ। हाँ, वो अपने जो डेली का पेट्रोलिंग होता है पुलिस वालों का, वो कर रहे थे इलाके में। ओके। तो उन्होंने देखा कि कुछ 10-15 लड़के एक रेस्टोरेंट में हमला कर रहे हैं तलवार और कोयते वगैरह लेके। ओके। तो उन्होंने पेट्रोलिंग करते करते वहां गाड़ी रोक दी और उनके साथ कांस्टेबल स्टाफ था। हाँ। तो उनके साथ मिलकर वो 10-15 लड़कों में से 7-8 लड़कों को इसाक बागवान और उनके स्टाफ ने अरेस्ट कर लिया। ओके। तो जब उनसे पूछताछ की तो पता चला उन 7-8 लड़कों में एक मतलब उस गैंग का सरगना सुहास भाटकर पोतिया ही था। ओके। तो उस टाइम उन लोगों से वो गुप्ती हो गई। उसके बाद तलवार, चॉपर, कोयता और साइकिल की चेन, इस तरह के हथियार उन्होंने रिकवर किए थे। हाँ। तो मन्या सुरवे भी और सुहास भाटकर पोते भी, ये दोनों मशहूर थे गुप्ती इस्तेमाल करने के लिए। हाँ। हाँ, ऐसी ये बात हो गई थी। इसके बाद क्या हुआ सर, वो पोते की एक्टिविटीज जब यहाँ दादर प्रभा देवी माहिम इलाके में बढ़ने लगी ना, हाँ। तो इसके ऊपर सर पुलिस का प्रेशर बढ़ गया था। ओके। तो इसने क्या किया, 83 के स्टार्टिंग में अपना बेस माहिम और प्रभा देवी से शिफ्ट करके विले पार्ले में एक इलाका है खोतवाड़ी, हाँ हाँ। वहां इसने अपना बेस शिफ्ट कर लिया था। ओके। अब वहां जाने के बाद क्या हुआ सर, वहां पे एक कंपनी। एसपी रोड के पास एक कंपाउंड है छोटा सा, वहां पे छोटी छोटी चाली बनी थी पुरानी, आशा पार्क हॉस्पिटल के सामने वो घोसवाड़ी का इलाका है वो। जी जी। हाँ। तो वहां पे शिफ्ट होने के बाद क्या हुआ सर, मतलब जब तक ये दादर प्रभा देवी माहिम इलाके में अपनी गतिविधि करता था, हाँ। तब तक इसकी गतिविधियां सिर्फ मटके के अड्डे लूटना या लोकल लेवल पे एक्सटॉर्शन करना, यहाँ तक ही लिमिटेड थी, हाँ। छोटे मोटे एक्सटॉर्शन तक। जब इसने अपना बेस खोतवाड़ी में शिफ्ट कर लिया ना विले पार्ले के, हाँ। तो वहां पे सबसे पहले क्या हुआ सर, वहां पे एक कंपनी थी जिसका नाम था गॉडफ्रे फिलिप्स। हाँ। और उस कंपनी का प्रोडक्ट आता था, सिगरेट कंपनी थी वो, फोर स्क्वायर नाम की सिगरेट बनाती थी। हाँ। हाँ। तो उसमें सर यूनियन थी बहुत सारी। बिल्कुल। हाँ, तो उसी सिलसिले में एक बात ऐसी हो गई, एक कांग्रेस के लीडर थे जिसका नाम था गुलाब जोशी। हाँ। हाँ, उन्होंने एक संगठन स्थापन की थी जिसका नाम था उत्कर्ष कामगार सभा। ओके। हाँ, तो वो वहां पे उस इलाके में कह लो या उस कंपनी में वो यूनियन एक्टिव थी। ओके। अभी उस गुलाब जोशी के यूनियन के अंदर गुलाब जोशी के साथ और एक आदमी काम करता था जिसका नाम था विजय कांबले। हाँ। हाँ। तो विजय कांबले और ये गुलाब जोशी, इन दोनों में यूनियन के किसी काम को लेके झगड़ा हो गया था, डिस्प्यूट हो गया था। ओके। तो विजय कांबले गुलाब जोशी से अलग हो गए थे। ओके। तो जो पोता वहां पे शिफ्ट हो गया था ना, हाँ। उसने उस विजय कांबले के लिए काम करना शुरू कर दिया। ओके। हाँ, और विजय कांबले और गुलाब जोशी ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे यूनियन के झगड़ों को लेकर। हाँ। तो वो विजय कांबले जो था ना, उसके लिए काम करते वक्त ये सुहास भाटकर पोते ने, वो जो एम्प्लॉय होते हैं कंपनी के, हाँ। उनको यूनियन के झगड़ों को लेकर टॉर्चर करना, उनसे जबरदस्ती अपनी बातें मनवाना, ये सब काम सुहास भाटकर पोते ने शुरू कर दिया था ओके। विजय कांबले के कहने पर। ओके। तो उसी सिलसिले में बात क्या हुई सर, ये विजय कांबले के कहने पर उस पोते ने उस कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज को टॉर्चर किया था। हाँ। और बाद में उसी कंपनी के 3-4 एम्प्लॉयज का कत्ल भी हो गया था। ओके। तो वो जो 3-4 एम्प्लॉय मारे गए ना सर, उनके फैमिली वालों ने उस वक्त के अपने कमिश्नर थे मुंबई के, जूलियो रिबेरो साहब, हाँ। उनसे मुलाकात की कि हमको इंसाफ चाहिए। ओके। तो जूलियो रिबेरो साहब ने क्या किया, उस टाइम जोन 6 के डीसीपी थे श्रीधर वगल, हाँ। हाँ। उनको उन्होंने अप्रोच किया कि आप इस मामले को हैंडल करेंगे और जितनी जल्दी हो सके सुहास भाटकर पोते की गतिविधियों को आप लगाम लगाएंगे। ओके। तो श्रीधर वगल साहब डीसीपी थे वहां के, उन्होंने 18 लोगों की एक टीम तैयार की थी हाँ। ये सुहास भाटकर पोते को पकड़ने के लिए। ओके। तो पुलिस के ऊपर भी प्रेशर था कि जल्दी से जल्दी इसको पकड़ा जाए। एट द सेम टाइम सुहास भाटकर पोते ने क्या किया कि वहां पे सांता क्रूज विले पार्ले इलाके में ना सर, उस जमाने में वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री काफी जोर पकड़ रही थी। हाँ। हाँ। कंस्ट्रक्शन के काम काफी जोरों शोरों से चल रहे थे। हाँ जी।
तो उसने वहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, बिल्डर्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनीज के, उनको धमकाना, उनसे एक्सटॉर्शन करना चालू कर दिया। ओके। अभी इसमें भी उसने एक बात ऐसी कर दी कि गुलाब जोशी जो थे कांग्रेस के लीडर, हाँ। उनका नाम लेके उनके नाम पे उसने एक्सटॉर्शन उगाही चालू कर दी थी। ओके। हाँ, तो गुलाब जोशी को जब इसके बारे में पता चला ना, तो गुलाब जोशी ने वो सुहास भाटकर पोते को आमने सामने से कह दिया था कि मेरा नाम लेके हफ्ता उगाही और एक्सटॉर्शन करना बिल्डरों से तू बंद कर दे। हाँ। तो सुहास भाटकर और गुलाब जोशी का बड़ा झगड़ा हुआ था। ओके। तो सुहास भाटकर पोते ने गुलाब जोशी को सामने से धमकी दी थी जान से मारने की। हाँ। तो उसके बाद गुलाब जोशी ने सीरियसली सोचा कि इसका कुछ इलाज करना जरूरी है। बिल्कुल। तो उस टाइम क्या है सर, कांग्रेस के ही लीडर थे, लीडर यानी कि स्टेट मिनिस्टर फॉर होम डिपार्टमेंट थे शिवाजीराव देशमुख। हाँ जी। तो गुलाब जोशी ने वो शिवाजीराव देशमुख को अप्रोच किया कि ये जो सुहास भाटकर पोते है, हाँ। हाँ, इसकी कार्रवाइयां दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, ये मने सुरवे का बहुत पुराना जानी दुश्मन रह चुका है हाँ। और बहुत खतरनाक है और अभी मेरे जान के पीछे पड़ा है। ओके। तो आप कैसे भी करके इसको रोकिए और मुझे इससे छुटकारा दिलाइए, सुहास भाटकर पोते से। हाँ। तो फिर शिवाजीराव देशमुख साहब ने वो पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए कि आप कुछ भी करके इसके ऊपर लगाम पाइए। हाँ। बाद में ऐसा हो गया सर, एक दिन पुलिस को जानकारी मिली कि वो आशा पारेख हॉस्पिटल जो है ना सांता क्रूज के नजदीक, हाँ। हाँ। हाँ, वहां पे एक ओपन कंपाउंड था, एक ऐसी ओपन किस्म की जगह थी हाँ। और वहां पे एक छोटा सा कमरा बना हुआ था। हाँ। तो उसका आना जाना सुहास भाटकर पोते का उस कमरे में रहता था, उसका हाइड आउट था, एक किस्म से छुपने की जगह थी उसकी। ओके। हाँ जी, इतना छोटा सा कमरा था वहां पे बना हुआ, वहां पे छुपा हुआ था। हाँ, तो पुलिस के पास ये जानकारी आई कि यहाँ पे ये छुपेगा। हाँ। तो उस पर्टिकुलर डेट पे ना पुलिस की जो टीम थी, हाँ। उसमें 3 बड़े ऑफिसर थे, मतलब 2 सब इंस्पेक्टर थे, वसंत ढोबले और शमशेर पठान, ओके। और एक थे इंस्पेक्टर संकत। हाँ। इंस्पेक्टर संकट जो थे वो चार्ल्स शोभराज की केस में बड़े फेमस हो गए थे, इंस्पेक्टर झेंडे के साथ। हाँ। हाँ, और इसके साथ बाकी कांस्टेबल्स थे। हाँ। तो ये 3 सब इंस्पेक्टर और वो बाकी के कांस्टेबल्स उस इलाके में उन्होंने ट्रैप लगा लिया। ओके। अभी ये जो ट्रैप लगाया गया है ना सर, ये बड़े फिल्मी अंदाज से लगाया गया था। हाँ। इसमें हुआ ये था कि इंस्पेक्टर संकट जो थे हाँ। वो बॉडी बिल्डर थे पहले से, हाँ। हाँ। और जो मुंबई के हमारे माथाड़ी वर्कर्स होते हैं ना, हाँ। वो फिजिकली बड़े स्ट्रांग होते हैं। बिल्कुल। तो इस वजह से इंस्पेक्टर संकट साहब ने वो माथाड़ी वर्कर का गेटअप कर लिया था ओके। अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए। उसके बाद जो इंस्पेक्टर शमशेर पठान थे, हाँ। हाँ, उन्होंने जो अरबी लोग होते हैं ना, हाँ। हाँ। जो बाहर से आते हैं इंडिया के अंदर, हाँ, दुबई शारजा वगैरह से आते हैं। हाँ, वो शेख लोग होते हैं, हाँ। हाँ। उस किस्म के कपड़े, सफेद कलर का लंबा चोगा जो होता है और सर पे सफेद कलर का जो कपड़ा पहनते हैं, हाँ। हाँ। हाँ, उस किस्म की ड्रेस इंस्पेक्टर शमशेर पठान ने की थी। ओके। और सबसे बड़ी बात, जो इंस्पेक्टर वसंत ढोबले थे, हाँ। वो पगड़ी वगड़ी पहन के अपना सरदार जी बने हुए थे। हाँ। तो ऐसे तीनों सब इंस्पेक्टर अपना और गेटअप, दाढ़ी तो रखते ही थे उस जमाने में, तो दाढ़ी रखते थे पहले से ही, और ऊपर पगड़ी बांध लिया बस। हाँ, वो इंस्पेक्टर वसंत ढोबले ने। हाँ। तो ऐसे 3 सब इंस्पेक्टर हो गए और इनके साथ बाकी के जो कांस्टेबल स्टाफ था ना, हाँ। उनमें से कोई सब्जी वाला बना हुआ था, कोई कबाड़ी बना हुआ था, हाँ। कोई फल बेचने वाला, ऐसे रेडी वेडी लगा के। हाँ। तो ऐसे पुलिस वालों ने वहां पे ट्रैप लगा लिया था ओके। उस कमरे के नजदीक, आशा पारेख हॉस्पिटल के पास। हाँ। तो ट्रैप लगाने से पहले ये उस कमरे में पहुंच चुका था सुहास भाटकर पोत्या, ओके। और इसके साथ इसका राइट हैंड मैन था जिसका नाम था शैलेश पेडनेकर। हाँ। तो पुलिस वाला स्टाफ जो था, पुलिस के सब मेंबर, वो वेट कर रहे थे कि कब ये कमरे से बाहर निकलेगा तो इसको पकड़ लेंगे या एनकाउंटर करेंगे, जो भी है। हाँ। हाँ, तो जब ये शैलेश पेडनेकर के साथ वहां से बाहर निकला ना, हाँ। तो शैलेश पेडनेकर को और इसको भनक लग गई कि यहाँ पे पुलिस का ट्रैप हो सकता है या फिर यहाँ पे कुछ डेंजरस बात हो सकती है। हाँ। तो क्या हुआ सर, शैलेश पेडनेकर और सुहास भाटकर पोत्या, इन दोनों ने ना भागना शुरू कर दिया। ओके। तो इंस्पेक्टर वसंत डोबले और शमशेर पठान जो थे ना, हाँ। उन्होंने सबसे पहले इन दोनों का पीछा किया और वार्निंग कर दी। और पुलिस का ट्रैप ना सर बहुत बड़े घेरे में उस वक्त फैला हुआ था। हाँ। तो इसमें बात क्या हुई सर, ये जो भागा दौड़ी इनकी चल रही थी ना, इसमें सुहास भाटकर पोत्या आगे था हाँ। और शैलेश पेडनेकर उसके पीछे था। ओके। तो पुलिस ने
रोकने का वार्निंग दिया, उसके बावजूद भी ये जब भागे तो पुलिस ने फायर ओपन किया। उस फायरिंग में सबसे पहली गोली वो शैलेश पेडनेकर को लगी। ओके सुहास भाटकर पोते जो था ना, वो एक ऊंची दीवार फांद के दूसरी तरफ भाग चुका था। ओके तो उसने जब देखा कि शैलेश पेडनेकर जख्मी होके गिरा है, हाँ तो वो दोबारा लौटा शैलेश पेडनेकर को उठाने के लिए। ओके तो उसी सिलसिले में वो फायरिंग में सुहास भाटकर पोत्या मारा गया था। ओके तो ऐसा वो सांता क्रूज इलाके में उसका एनकाउंटर हुआ था। और कुछ सोर्सेस की माने ना सर, तो इसके एनकाउंटर से पहले पुलिस वालों ने इसकी फैमिली को भी कई बार अप्रोच किया था ओके कि पोते की गतिविधियां बढ़ती जा रही है, हाँ आप उसे हाजिर कर दो। ओके लेकिन उसके फैमिली को कह लो या खुद पोते को कह लो, कहीं ना कहीं ये डर था कि पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से मैं मारा जा सकता हूँ एनकाउंटर में। ओके और आखिर में उसका एनकाउंटर ही हो गया। हाँ हाँ तो एक किस्म से हम लोग ये कह सकते हैं सर कि इसका एनकाउंटर थोड़ा बहुत अमरनाथ के एनकाउंटर से सिमिलर था, हाँ हाँ या फिर पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है। तो ये सब नई जानकारी आई थी पोते के बारे में। चलो बढ़िया बढ़िया। और ठीक है सर। आने वाले दिनों में और बढ़िया किस्सा सोच के रखो को और बढ़िया कहानी बनाते हैं। ठीक है सर, चलेगा, रिसर्च अपनी चालू है। थैंक यू। ओके, थैंक यू। तो दोस्तों सुना आपने, अंडरवर्ल्ड इस किस्म की कहानी है जिसमें नए नए सबूत, नई बातें, नए आंकड़े जमा होते रहते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि जब कभी कोई नई चीज़ किसी के बारे में भी सामने आए उसको आपके साथ शेयर किया जाए और इसके साथ आपकी याददाश्त भी ताज़ा हो जाती है। जो हम ने काम आज से 4 साल 5 साल पहले कर लिया था, वो लोगों ने शायद आजकल करना शुरू किया है। पाकिस्तानी माफिया, उसकी कहानियां हमने आपको 4.5 साल पहले सुनाई थी। जो धुरंधर की कहानी है पूरी, ये किस्सा भी हमने 3 पार्ट में आपको सुनाया था। जब यहाँ पर किसी ने लियारी गैंग का नाम तक नहीं सुना था, हमने 5 एपिसोड बनाए थे। आज लियारी पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। हर अपना अपना समय होता है, सब दौर और था, आज का दौर और है। वो ज़माना और था, आज का ज़माना और है। आने वाले दिनों में इसी किस्म के किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।